जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती है वो जानी पिछले साल का जो पेपर है। अभी तक आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा, देख लीजिए मेरे मित्र, क्योंकि सेकंड पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब तक के सारे शानदार क्वेश्चन यानी शानदार पेपर में लेकर आ चुका हूँ, तो पूरे डिटेल देखेंगे पेपर की क्या क्या है और कब पूछा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और देखिए एनटीपीसी, और पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी ये 2019 में आई हुई थी। यहाँ पर नोटिफिकेशन ये नंबर भी दिया गया है CEN 01/2019, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी, ठीक है। और जो पेपर हुआ था ये 3/3/2021 का पेपर है, RRB एनटीपीसी CBT 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा एनटीपीसी लिखा गया है सेक्शन में। पहला प्रश्न जो है देख लीजिए, मैथ का प्रश्न है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। यहाँ पर देखिए tan 25 दिया गया है, तो हम tan 25 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना होता है इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से हम लोग 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, tan 25 आ जाएगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा cot 65 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, आपको पता नहीं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा cot 65। तो यहाँ पर देखिएगा cot 65 और यहाँ पर tan 65 है, ठीक है ना। ये cot 65 हो गया, यहाँ पर tan 65 है, तो आपका tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। मतलब एक ही वैल्यू है 65 डिग्री और 65 डिग्री। आप देख सकते हैं सब गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स tan 35 को, तो हम लोग tan 35 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा cot 55 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये cot 55 हो गया और यहाँ पर देखिएगा ये tan 55 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। तो सब गुना में है, यहाँ पर देख लीजिए 3 गुना 1, ठीक है ना, फिर गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 3 दिया गया है। समझ गए ना फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है ये वेबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए फैराड दिया गया है। फैराड जो है ये धारिता की इकाई है, किसकी है, धारिता की यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद हेनरी दिया गया है। हेनरी जो है ये आपका प्रेरकत्व का यूनिट है, ठीक है। और पास्कल जो है ये आपका दाब का यूनिट है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर देखिए भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अच्छा यहाँ पर विलियम जोन्स है। कल वाला जो क्वेश्चन पेपर था RRB NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने बताया भी था, प्रश्न पूछा भी गया था कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में जो है विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगुनी हो जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा, वैसे मैथ का सॉल्यूशन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PDF आपको जब पूरा 5 क्वेश्चन पेपर मैं प्रीवियस ईयर का करा दूंगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरा 5 क्वेश्चन पेपर, और वहां से आप मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए आंसर ऑलरेडी टिक लगा करके रखा हुआ है इसमें। देखिए 6 वर्ष के बाद सुनील की आयु कमल से जो है दुगुनी हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कमल की आयु कितनी मान लेते हैं, कमल की आयु x मान लेते हैं इस वाले स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सुनील की आयु जो है कमल से 4 गुनी थी, तो यानी कि सुनील की आयु कितना हो जाएगी 2 वर्ष पहले, तो ये 4 साल हो जाएगा, मतलब 4x हो जाएगी। अच्छा अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की, ठीक है। तो वर्तमान में हम बात करते हैं तो कमल की आयु कितना हो जाएगी, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में x + 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हो जाएगी 4x + 2,
ठीक है ना, 2 वर्ष पहले और आज वर्तमान में 2 वर्ष के बाद हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब इस वाले स्टेटमेंट पर आते हैं कि 6 वर्ष के बाद, तो प्लस हम इसमें 6 कर देंगे दोनों साइड, ठीक है ना। 6 वर्ष के बाद करें कि सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। तो ये वाला सुनील की आयु है, ये वाला दुगनी हो जाएगी। तो इधर वाले में हम लोग इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 8 हो जाएगा और गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए 2x और इधर भेज देंगे इसको तो माइनस में चला जाएगा ये, तो उधर 2x बच जाएगा, ठीक है ना, 2x इधर और इधर 8 बच जाएगा, इधर 8 माइनस में आ जाएगा तो 16 में से 8 गया, यानी कि x इक्वल टू कितना बच गया, 4 बच गया। क्लियर। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है कमल का, तो कमल का वर्तमान आयु ये है, ये 2 वर्ष पहले था और इसमें हमने 2 जोड़ दिया था, तो देखिए 4 आया है, तो 4 चौका 16 और प्लस 2 18। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं कमल का तो ये है ना, कमल का ये है, तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये सुनील का है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस 2, तो इसलिए यहाँ पर 6 दिया गया है। बात समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करिए आप लोग, बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करिए इसको आप लोग खुद से मैथ का, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, या फिर जब PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था, उसमें बिहार से अगर पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, तात्या टोपे और एक और नाम है नाना साहब कानपुर से इन्होंने किया था। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु। यहाँ पर दे रखा है, देखिए ऑप्शन में 3 में है, 6 वर्ष की आयु या फिर 65 वर्ष की, 6 वर्ष की अवधि होती है, यानी कि 6 वर्ष उनका टर्म होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और उनका क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भारत के 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर, अच्छा स्वेज नहर जो है ये जोड़ता किसको है, आप मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। अगर हम बात करते हैं स्वेज नहर के बारे में, तो व्यापार के लिए स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि व्यापार के लिए कब जो है स्वेज नहर को खोला गया था, तो 1869 ईस्वी में। अच्छा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में, ठीक है ना। मिस्र यहाँ पर इजिप्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी PDF से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है और उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल बना रहे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो मान लीजिए एक लंबाई x है और चौड़ाई कितना है y है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। करे कि लंबाई अगर इसका दोगुना कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, तो अगर ये वाला कंडीशन कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये वाला फिर बच जाएगा पुराना वाला। तो अगर लंबाई को दुगुना किया जा रहा है तो चौड़ाई को आधा किया जाना चाहिए, यही चीज यहाँ पर दिया गया है, चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, इसका उपयोग रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न बने कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है किस रूप में, तो रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है, और इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि अभी आप कितना नंबर ला रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा,
हाँ ये वाला हो गया। चलिए 13 नंबर है, सिंप्लीफाई करना है, आप कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, नेशनल लाइब्रेरी, ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में है, ठीक है, याद रखिएगा कोलकाता में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो इसका नाम है माइक्रो वायरस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको दी गई जानकारी के अनुसार से जो है यहाँ पर बताना है रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा हुआ है। रोहित और मीनू के बीच में सबसे पहले ये आप पढ़िए कि 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि 6 दोस्त हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ये हो गया 5वां और एक हो गया 6ठा, ये 6 दोस्त हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है कि मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। ये मान लीजिए मीनू है, मीनू रोहित के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठी है, ठीक है ना, पहला और ये दूसरा स्थान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा हुआ है। ये जो रोहित और प्रीति के बीच में उमेश बैठा हुआ है, तो उमेश ये वाला लड़का हो जाए, मतलब ये वाला हो जाएगा, यहाँ पोजीशन हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि स्वीटी प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। कौन? तो स्वीटी प्रीति के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, ये स्वीटी। 5 कंडीशन दे दिया गया, 6ठा बच गया कमल, तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली कमल ही बैठा होगा। कंडीशन हो गया पूरा फुलफिल। अब कह रहा है कि रोहित और मीनू के बीच में, तो ये हुआ रोहित और ये हुआ मीनू, इसके बीच में कौन बैठा हुआ? तो कमल बैठा हुआ है, कमल। तो देख रहे हैं ना, कमल आंसर में दे रखा है, आप लोग भी बनाइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये रीजनिंग वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड के आदेश पत्र, जिसको कि उड डिस्पैच कहा जाता है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके सुधार से था? तो देखिए उड डिस्पैच को 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था, ठीक है ना। और ये जो उड डिस्पैच है, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ने कार्टा के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ने कार्टा के रूप में जाना जाता है उड डिस्पैच को। तो ये सन रखिएगा याद आप जरूर, ठीक है ना, शिक्षा से संबंधित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर आपका HCF निकालना है इनका, ये सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कह क्या रहा है, ये कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी रैंक 5वीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि ना PQRSTU एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक छात्र हैं। यानी कि आप किसी क्लास में मान लीजिए टॉप 6 में जो स्टूडेंट है वो आपका यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, 6 ही यहाँ पर नाम दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। पहले इस तरह से आप बना लीजिए। अब उसमें कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Q की रैंक R और S के रैंक के बीच में है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये Q है, इसकी रैंक R और S के बीच में है, हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद कह रहा है कि Q का रैंक 4था है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से 1 2 3 और ये 4, Q का रैंक 4था है, क्लियर। और T और S के रैंक के बीच में 2 छात्र हैं, T और S के। तो S तो यहाँ हो गया, यहाँ अगर T करेंगे तो 2 छात्र नहीं आ रहा है, यानी कि T यहाँ पर है, क्लियर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा है। उसके बाद करें कि उनमें से T की रैंक निम्नतम है, बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 6ठा नंबर पर है। U की रैंक जो है P की रैंक के ठीक ऊपर है। U की रैंक जो है ये T, अब तो यही बच रहा है ना, ये U के मतलब T के ऊपर है U, यानी कि 1 नंबर पर आपका T हो गया, 1 नंबर पर आपका U हो गया, 2 नंबर पर T, 3 नंबर पर S, 4 नंबर पर Q, 5 नंबर पर R और 6 नंबर पर T। तो इनमें से 5वीं रैंक किसके है? तो 5वीं रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं R की है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइटिक फंगस, बताइए सॉरी। तो देखिए इनमें से कौन जो है सैप्रोफाइटिक फंगस का उदाहरण है? तो ये आपका पेनिसिलियम हो जाएगा, पेनिसिलियम,
ठीक है ना। और देखिए वह कवक जो मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक कवक के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से पेनिसिलियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक ईबी में कितना, मतलब इसमें से क्या होगा। अब देखिए एक ईबी का मतलब क्या है, तो एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट। एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है, ठीक है। एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होता है, ये पेटाबाइट्स है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक पेटाबाइट्स जो होता है, एक पेटाबाइट्स में 1024 टेराबाइट होगा, 1024 टेराबाइट होगा। अच्छा एक जो टेराबाइट है, एक टेराबाइट उसमें 1024 मेगाबाइट होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक मेगाबाइट जो होता है उसमें 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। चलिए जी भी कह सकते हैं उसको। देखिए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बुतरस घाली, ठीक है ना। ये किस देश के थे, तो ये मिस्र के थे, ठीक है, याद रखिएगा ये मिस्र के थे, क्लियर। चलिए यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, जो कि मतलब अफ्रीका महाद्वीप से थे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से पहले महासचिव थे बुतरस घाली, जो कि मिस्र से, इजिप्ट से थे। उसके बाद देख लीजिएगा ये विशेष कूट दे रखा है और कह रहा है कि इस कूट भाषा में कॉकरोच इज इंसेक्ट को लिखा जाता है मतलब इस तरह से PQMR और LO से। अब यहाँ से तो आप पकड़ नहीं सकते हैं कि किसको क्या लिखा गया, तो अगला लाइन पढ़ेंगे इंसेक्ट आर स्पीसीज। अब इसमें से देखिए कौन सा इसमें से वर्ड कॉमन है, तो इंसेक्ट इसमें से कॉमन है, तो आप इसमें से पकड़ सकते हैं कि इंसेक्ट के लिए जो है, इंसेक्ट के लिए क्या लिखा गया है। तो इंसेक्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें MR PQMR, हाँ MR इसमें से कॉमन है, यानी कि इंसेक्ट के लिए MR लिखा गया है, क्लियर। अब आगे कह रहा है कि इज कॉकरोच स्पीसीज। अब यहाँ पर देखिए इज और कॉकरोच, इसमें से इज भी है और कॉकरोच भी है, दो कंडीशन मिल गया। स्पीसीज यहाँ भी लिखा गया है, तो हमने तो अभी कॉकरोच का पकड़ लिया कि क्या है, कॉकरोच का नहीं, इंसेक्ट का पकड़ा है, कॉकरोच नहीं मिला है, ठीक है ना। अगला देखिएगा कि स्पीसीज इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इज कॉकरोच स्पीसीज। अब यहाँ पर देखिए इज कॉकरोच यहाँ पर है, यानी कि दो कंडीशन तो यहाँ पर आपको मिल गया है ना। इसमें से जो तीसरा इसमें से नहीं होगा ना, वो आपका स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्पीसीज जो होगा वो आपका स्पीसीज का क्या हो जाएगा, स्पीसीज का देखिए इसमें PQMR LO है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं LO PQ, और यहाँ पर ये वाला जो है तो स्पीसीज का आपका FL हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं FL हो जाएगा। तो वही पूछता है इंसेक्ट और स्पीसीज क्या हो जाएगा, तो इंसेक्ट का MR हो गया और स्पीसीज का FL हो गया, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 361 दे रखा है, ठीक है। तो ये 19 का मेरे ख्याल से स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा। देख लीजिए 19 गुना 19, तो 19 9 171, और ये 19 का 19 हो जाएगा, तो 1 9 7 16 और हासिल 1 1 1 2 1 3 361, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा किसका, ये 27 का है शायद स्क्वायर, सब देख लीजिए एक बार 27 का। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 27 दूना 14, तो 9 8 4 12 5 1 6 1 7, हाँ ये 27 का है। और ये वाला किसका है, ये 29 का है, ठीक है ना। ये 19 27 29, अब इसमें से ये 529 जो है ना, ये 23 का है, 23 का है, देख लीजिएगा आपका 3 3 9 3 दूना 6 और 23 दूना 46, 9 6 6 12 और 4 1 5 529, तो ये स्क्वायर वाला ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है, संगत है ये। चलिए 529 राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है सबका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मैदान के लिए उत्तरदायी है, नहीं पूछा गया, एक नहीं है, ठीक है ना, वही तो समझ में आ गया, नहीं पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये गोदावरी नहीं उत्तर भारत के लिए, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। गोदावरी दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी को कहा जाता है, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 5 का क्यूब है शायद, ठीक है। 5 25 25 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 और फिर 6 करेंगे तो 6 छक्के 36, 6 का 18, 3 21, ठीक है। उसके बाद 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 से 49, 7 7 9 63, ठीक है। और 7 चौका, जो लोग कमजोर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, गुना कर करके 9 7 63 और हासिल 6 बचा, 7 चौका 28 और 6 34। तो ये 7 का क्यूब है, तो 5 6 7, अगला होगा 8 का, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 8 8 64 और 8 कर लीजिए फिर गुना, तो 8 चौका 32, हासिल 3 और 8 6 48 3 51 512, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्वे के स्वालबोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अल्सर, यहाँ पर लिखा गया है, में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, तो इसका नाम जो है हिमाद्री। कहां पर, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक में, आर्कटिक में, आर्कटिक में, ठीक है, ये हिमाद्री है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण गंगोत्री भी दे रखा है, तो दक्षिण गंगोत्री है, ये भारत की पहली अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक, ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक में है, ठीक है। ये कहां पर है, अंटार्कटिक में है, पहले अनुसंधान केंद्र है। मैत्री जो है, मैत्री यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अंटार्कटिक में दूसरा है, पहला है ये अंटार्कटिक में, ये अंटार्कटिक में दूसरा हो गया। और यहाँ पर भारतीय देख रहे हैं, ये आपका अंटार्कटिक में तीसरा हो गया। और ये प्रश्न में आर्कटिक पूछा गया जो कि हिमाद्री होगा। अंटार्कटिक पूछेगा तो पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। चलिए, एक ठोस गोलाकार केंद्र का आयतन दे रखा है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, बना लीजिएगा। राष्ट्रीय कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको भी पता है, उर्वशी के लिए इनको दिया गया था, कब, तो 1972 में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईयर भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। अब आपको 2024 वाला याद रखना है, 2024 में कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा, ठीक है ना, ब्राजील करेगा, ब्राजील करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निजी सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह से 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है, मतलब 3 एक समान है, 1 मतलब उनसे भिन्न है, तो वही असंगत का चयन आपको करना है। अब देखिए Q, S और U, तो यहाँ पर देखिए Q के बाद S, S के बाद U, यानी कि एक एक गैप है, यहाँ पर एक एक का गैप हो रहा है। Q के बाद R छोड़ के S आ गया, S T छोड़ के U, इस तरह दिया गया। अब देखिए X Z C, देखिए X के बाद क्या आएगा, Y आएगा, Y के बाद क्या आ जाएगा, Z आएगा, Z के बाद फिर इधर आएंगे A B और C, यानी कि X Y गैप करके Z दे रखा है और 2 गैप करके यहाँ पर C दे रखा है, यानी कि अब 1 का गैप, 1 का गैप और 2 का गैप, ठीक है, 1 का गैप क्लियर और 2 का गैप है, मतलब ये वाला कंडीशन है। उसी प्रकार से देखिए C D E F G H, देखिए C 1 का गैप देखिए E देखा है, फिर 2 का गैप देखिए H लिख रहा है, तो बिल्कुल ये दोनों तो एक समान हो गए, तीसरा भी वही होगा, क्लियर। तो चौथा भिन्न है क्योंकि 1 1 का यहाँ पर अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1 और फिर अगला स्टेप 2 का डिफरेंस हो रहा है। चलिए कह रहा है कि कोई नीला काला नहीं, ये सब मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, पिछला आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था इसको, ठीक है। कह रहा है कि कोई नीला काला नहीं है। मान लीजिए कोई भी नीला है, ये आपका काला नहीं है, मतलब कोई टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, टच नहीं कर रहा है। कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला भी सफेद नहीं है, ठीक है। कुछ सफेद स्लेटी हैं, कुछ सफेद, मान लीजिए ये कुछ सफेद यहाँ पर टच किया, ये स्लेटी है, ठीक है, और सभी स्लेटी हरे हैं, तो ये सभी स्लेटी जो है इसके अंदर आ जाएंगे, हरे हैं, ये हरा हो गया, ठीक है। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहे कि कुछ हरे काले नहीं है, कुछ हरे काले नहीं है, बिल्कुल ये आपका सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा करें कि सभी हरे स्लेटी हैं, सभी हरे स्लेटी है, नहीं सभी स्लेटी हरा होगा, लेकिन सभी हरा स्लेटी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है, देख भी सकते हैं आप, पहला और दूसरा देख सकते हैं, पहला और दूसरा पालन कर रहा है।
आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं विषम संख्याओं का। तो n स्क्वायर, ठीक है ना, तो 10 है तो आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर करना है, 10 संख्या पूछा गया है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं 100, और माध्य निकालना तो 10 नंबर है तो बटा 10 कर दीजिएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो काउंट भी करके आप लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, 1 3 5 7 10 ही तक तो गिनना है, उस तरह से भी आप जोड़ करके बटा 10 कर देंगे, आ जाएगा। चलिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? पुराना क्वेश्चन है, नया वाला याद रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच है उनका नाम है क्रेग फुलटन। क्या नाम है? क्रेग फुलटन इनका नाम है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, क्रेग फुलटन। देखिए, ये बना लीजिएगा, क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ शब्द मुख्यतः अलग गया है। ठीक है, तो काली मिट्टी का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विस्तार कहेंगे तो महाराष्ट्र यहाँ पर दे रखा है। गुजरात में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी ये सब पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः वर्ड रखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती बड़ी बढ़िया तरीके से किया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कि कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है ये आपका गोवा में हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा में है कॉस्ट्यूम म्यूजियम, और इसका नाम याद रखिएगा, मोडा गोवा म्यूजियम इसका नाम है, मोडा गोवा म्यूजियम। ठीक है, इसका नाम है मोडा गोवा म्यूजियम। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथ का क्वेश्चन है। करे कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुभुज में पॉलीगॉन की बात हो रहा है, इसमें बाहरी कोण जो होता है, बाहरी कोण होता है कितना? 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। यहाँ मैं सीधा आंतरिक सिर्फ लिख देता हूँ, आंतरिक कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, करे कि प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री, यानी कि बाहरी कोण आपका निकल जाएगा कितना? 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। ये आपका आ गया बाहरी कोण, निकल के आ गया। अब कह रहा है कि नहीं कि अगर इसमें से हम बात करते हैं बाहरी कोण का योग, एक फॉर्मूला होता है बाहरी कोण का योग, यहाँ पर मैं बाहरी लिख देता हूँ, बाहरी कोण का योग ये होता है आपका भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो मान लीजिए भुजाओं की संख्या हम n मान लेते हैं और प्रत्येक बाहरी कोण का मान, तो प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना है? 40 है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ये आपको निकाल लेना है। क्लियर, आप निकाल लीजिएगा ना भुजाओं की संख्या। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू 360/40। ठीक है, 300, और किसी भी बहुभुज के जो बाहरी कोण का योग होता है ना, ये 360 डिग्री होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो 360 बराबर n गुना 40, और यही है नंबर ऑफ आपका साइड भुजाओं की संख्या। तो 360/40 हो जाएगा, इधर आएंगे तो 4 से 0 से कट गया, 4 9 36, 9 आंसर आ गया। ठीक है, 9। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, ये सब बना लीजिएगा आप, ये सब भी आप बना लीजिएगा। देखिए, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है, ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्प में जो आपका असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सी का पोजीशन यहाँ पर 3 है और ओ का पोजीशन कितना होता है? पोजीशन वैल्यू ओ का, तो ओ का होता है 15, तो 15 और 3 18 सही दिया गया है। बी का आपका होता है कितना? 2, और जे का कितना होता है? जे का 10 होता है, तो 12 बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद के का कितना होता है? तो के का आपका होता है 11, और एल का कितना होता है? एल का 12, तो 11 12 23 ये भी सही दिया गया है। बी का 2 होता है, और यू का कितना होता है? यू का 22 होता है, एक मिनट रुक जाइए, 21 होता है, तो 21 और 2 23 होगा, तो ये गलत दिया गया है, ये असंगत है। बाकी ये सब फॉलो कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। चलिए, ये बना लीजिएगा, साधारण ब्याज पर तो निकालना है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी बनाइए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि नहीं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है? PRL
ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। महारत्न की श्रेणी में देखिए, महारत्न की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और नवरत्न की बात करते हैं तो नवरत्न में अभी आपका 25 कंपनी हो गई है रिसेंटली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसको कि ईएसआईसी हम लोग बोलते हैं, इनमें से किसी संबंध कर्मचारियों की चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो जो ईएसआईसी है ना, ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है मल्टीनेशनल, इसके लिए जो है ये आपका सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए कर है कि प्लस का अर्थ जो है ये भागा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का अर्थ प्लस हो जाएगा, गुना का अर्थ आपका माइनस है, भागा का अर्थ गुना है, तो इसका वैल्यू निकाल लेना है, मतलब इसका जो साइन है चेंज कर लीजिए और आप आसानी से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुट करिए, इत्मीनान से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और देखिए यहाँ पर केल्विन में पूछ दिया गया है। तो आपको पता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और अब सेंटीग्रेड को हम लोग आसानी से केल्विन में बदल सकते हैं, 273 प्लस सी होता है, 273 केल्विन प्लस सी, तो 273 प्लस 4 277 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो पहले इसको कहा जाता था क्या, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग स्वराज दिवस के रूप में भी मतलब मनाया जाता था, स्वराज दिवस के रूप में, क्लियर, तो याद रखेंगे इसको भी। चलिए 21 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग किया गया, और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 रखा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये स्टार्ट हुआ था कब, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। और मेड इन इंडिया जो था, मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत भी याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को। तो ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा, मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि